समांतर माध्य की गणना कैसे की जाती है, आज इस पर चर्चा करेंगे। समांतर माध्य एक प्रकार का औसत होता है। साधारण या अव्यवस्थित समंकों से समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए उन समंकों को जोड़कर उनका योग करके और जितने समंक हैं उसका भाग देने से समांतर माध्य प्राप्त हो जाता है। जैसे ये संख्या दिखाई हुई है 10, 20, 18, 12, 14, 16, 50। इनको जोड़ करके इनका जो योग आएगा वो आएगा 140 और ये कुल 7 ऑब्जर्वेशन हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस प्रकार से 7 का भाग देने पर जो संख्या आएगी 20, वो समांतर माध्य कहलाएगी। अर्थात सिग्मा एक्स या समेसन एक्स अपॉन एन, अंकों जितने भी जो समंक हैं समंकों का योग प्लस समंकों की संख्या, ये साधारण समंकों की गणना होती है। यदि बारंबारता बंटन से माध्य निकालना है, समांतर माध्य निकालना है, तो उस स्थिति में हमारे पास दो तरह की श्रेणियां होती हैं। एक खंडित श्रेणी डिस्क्रीट सीरीज और एक कंटिन्यूअस सतत श्रेणी। खंडित श्रेणी का उदाहरण आपके सामने है। जिसमें एक तरफ प्राप्तांक दिए हुए हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16 और दूसरी तरफ विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है, जिसे बारंबारता कहा जाता है। बारंबारता मतलब कितने 11 अंक प्राप्त करने वाले 3 विद्यार्थी हैं, 12 अंक प्राप्त करने वाले 7 विद्यार्थी हैं, 13 अंक प्राप्त करने वाले 8 विद्यार्थी हैं, 14 अंक प्राप्त करने वाले 5 विद्यार्थी हैं और 15 अंक प्राप्त करने वाले 2 विद्यार्थी हैं। इसी तरह 16 अंक प्राप्त करने वाले 4 विद्यार्थी हैं। इस तरह का आंकड़े हमारे पास हैं। इस तरह इनसे हमें माध्य ज्ञात करने के लिए जो सूत्र हम उपयोग में लाएंगे वो है एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ या एन। एक्स प्राप्तांक है, एफ बारंबारता है, दोनों का गुणनफल होगा वो एफ एक्स कहलाएगा और एफ एक्स का टोटल समेसन एफ एक्स या सिग्मा एफ एक्स कहलाएगा, जो आपको टेबल में दिखाई दे रहा है। तीन सौ 385। इस तरह से सिग्मा एफ एक्स 385 अपॉन सिग्मा एफ या एन 29 मीन्स टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज, बारंबारताओं का योग जो है उसका भाग दिया जाएगा, उसको एन कहते हैं। बारंबारता का योग एन, नो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, देर आर 29 ऑब्जर्वेशंस, तो 385 is divided by 29 and the result comes 13.276। ये समांतर माध्य होगा श्रेणी का। कल्पित माध्य चुनकर भी हम समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। ये शॉर्टकट मेथड कहलाता है और इसका सूत्र है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। डी विचलन के लिए आया हुआ है। इस श्रेणी में, इस सारणी में या इस श्रेणी में आप देखिए, एक तरफ जूतों का आकार दिया हुआ है, दूसरी तरफ जोड़ों की संख्या, कितनी जो जोड़ी जूते बेचे गए। 4.5 आकार के जूता की जोड़ी 1 बेची गई, 5 की 2, 5.5 की 4। इस तरह से एक तरफ जूतों का आकार है, दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। इनसे माध्य निकालने के लिए हमें सबसे पहले कल्पित माध्य की कल्पना करनी पड़ेगी। कल्पित माध्य ऐसा लेते हैं जो उस श्रेणी के समंकों के लगभग बीच का हो। जैसे कि इस श्रेणी में आपको यहाँ दिख रहा है कल्पित माध्य
8 लिया हुआ है, क्योंकि 8 के नीचे भी लगभग उतने ही समंक हैं और 8 के ऊपर भी लगभग उतने ही समंक हैं। 8 को कल्पित माध्य मान करके हमने विचलन ज्ञात किया है। 8 से विचलन ज्ञात करेंगे, 8 से माइनस करेंगे हम x को, तो 8 माइनस 4.5 इट कम्स माइनस 3.5, 8 माइनस 5 इट कम्स -3, 8 minus 5.5 it comes minus 2.5, like this. इस तरह से हमें विचलन ज्ञात हो जाता है। विचलन के बाद में एफ डी निकालेंगे, यानी इस विचलन को फ्रीक्वेंसी से गुणा करेंगे। -3.5 को 1 से गुणा करेंगे, -3.5 आएगा। -3 को 2 से गुणा करेंगे तो -6 आएगा। इस तरह से हम विचलन निकालते हैं और विचलन का समेशन यानी कि टोटल करने पर 169.5 169.5 आता है और फ्रीक्वेंसीज का टोटल 457 457 आता है। अब हम सूत्र अप्लाई करेंगे, a प्लस सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन या सिग्मा एफ डी अपॉन एन। सिग्मा एफ डी 169.5 है, कल्पित माध्य 8 है, तो 8 प्लस 169.5 अपॉन 457 सिग्मा एफ, इट कम्स 8.37। तो इस तरह से हम शॉर्टकट मेथड से भी समांतर माध्य निकाल सकते हैं। सतत श्रेणी या कंटिन्यूस सीरीज जो होती है उसमें वर्ग अंतराल होते हैं और इन वर्ग अंतरालों से हम x निकालते हैं, मिड वैल्यू निकालते हैं। जैसे उदाहरण में दिया हुआ है, दिखाया गया है आपको, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, लाइक दिस। ये वर्ग अंतराल हैं और इनके साथ फ्रीक्वेंसीज दिखाई हुई हैं पुरुषों की संख्या के रूप में 18, 1, 20, 18, इस तरह से ये फ्रीक्वेंसीज हैं। सबसे पहले वर्ग अंतराल का मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान निकालने के लिए 0 प्लस 5 अपॉन 2, 2 का भाग दे करके 2.5 आ जाएगा। 5 प्लस 10 अपॉन 2 7.5, 15 और 10 25, 25 का आधा 12.5, 20 और 10 30 और 35 का 17.5, 20 और 25 45 का आधा हुआ 22.5। इस तरह से ये कैलकुलेशन हम करते हैं। मध्यमान के बाद कल्पित माध्य, इसमें से कल्पित माध्य चुनेंगे। इस सवाल में कल्पित माध्य चुना गया है 27.5 और इस 27.5 से हम विचलन ज्ञात करेंगे। तो 27.5 माइनस 2.5 -25 आया। इसी तरह से -20, -15, -10, -5, इस तरह से संख्याएं आती चली जाएंगी। यदि हम इनको और छोटा करना चाहें तो हम इसमें वर्ग अंतराल का भाग दे सकते हैं। जैसे 0 से 5 वर्ग अंतराल है 5, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 5 का अंतर है। तो हम 25 में -25 में 5 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। -20 में 5 का भाग देंगे 4 आ जाएगा। -15 में 5 का भाग देंगे 3 आ जाएगा। इस तरह से ये हम दिखा सकते हैं और छोटी कर सकते हैं इस संख्याओं। फिर कुल विचलन निकालना पड़ेगा, f इंटू डी, एफ और डी का गुणा, -25 गुणा 18 -450। यदि हमने 5 लिया है अपॉन आई किया है तो ये ध्यान रखने की बात है कि यदि हम अपॉन आई करते हैं तो फिर हमको इनटू आई करना पड़ेगा सूत्र में। अभी फिलहाल जिस तरह इस सारणी में दिखाया गया है 25 गुणा 18 -450, 20 गुणा 1 -20, और इस तरह से यहाँ जहाँ 1 दिया हुआ है यह 19 है। इसको एक बार नोट कर लें। ये 1 न होकर के 19 है, 19। तो 19 का गुणा -20 से करेंगे तो 380 आएगा। इस तरह से मिसप्रिंट है।
इस तरह से हम टोटल n निकालेंगे, टोटल 193 और सिग्मा एफ डी प्लस 410 410। अब हम सूत्र अप्लाई करेंगे, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन 27.5 ए प्लस 2.12, यानी कि 410/193, ये आएगा 2.12 और मैथ होगा 29.62। यदि आई से कैलकुलेशन की है तो इसमें आई का गुणा करना पड़ेगा। समांतर मैथ के गुण दोष के बारे में जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। समांतर मैथ हमेशा दृढ़ परिभाषित होता है, इसकी परिभाषा दृढ़ होती है। दूसरी बात, इसकी गणना सब निरीक्षणों का उपयोग करके की जाती है, यानी कि इसकी गणना सभी निरीक्षणों पर आधारित होती है। इसका भाव मस्तिष्क में सरलता से अंकित हो जाता है, ये सब गणना करने में सरल है और सैम्पलिंग जो फ्लक्चुएशंस हैं प्रत्यक्षी उच्चावचन, उनसे बहुत कम प्रभावित होता है। ये अमूर्त गणितीय प्रकृति का नहीं है। निरीक्षणों की संख्या से गुणा करने पर यह उनका वापस योग दे देता है। तुलना करने के लिए बहुत ही उपयुक्त विधि है और इसका बीजगणितीय प्रयोग भी संभव है, एल्जेब्रिक यूज किया जा सकता है। कुछ इसकी कमियां हैं। पहली कमी यह है कि बाह्यतम पदों से अधिक प्रभावित होता है। यदि सबसे छोटा और सबसे बड़ा पद में बहुत ज़्यादा अंतर है तो माध्य में अंतर आएगा। ये केवल देखने मात्र से ज्ञात नहीं होता, कैलकुलेशन करनी पड़ती है। इसका उपयोग गुणात्मक अध्ययन के लिए नहीं किया जा सकता और इसे आलेख द्वारा भी ज्ञात नहीं किया जा सकता। माध्य का उपयोग हम जानें तो सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक, वाणिज्यिक आदि अध्ययनों में औसत के रूप में प्रयोग होता है ताकि तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके। धन्यवाद।